नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनेता हैं, समाज सुधारक नहीं हैं, लेकिन वो राजनीति के साथ साथ समाज को बदलने का जो काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी सामाजिक बदलाव की परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। उसमें दशकों नहीं शताब्दियों भी लग सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो पुराने को गिराकर या उसको नष्ट करके, उसका विध्वंस करके नहीं, बल्कि एक नई रचना के जरिए संरचना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक संरचना की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ शताब्दियों से भारत की सामाजिक संरचना जाति पर आधारित हो गई है। आज इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी या भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर नहीं चलता था। आप जिन लोगों से कहेंगे वो मानेंगे नहीं, और जो जाति व्यवस्था को चलाए रखना चाहते हैं, इस बुराई को बनाए रखना चाहते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो कहेंगे आप जो है झूठ बोल रहे हैं। जो ऐसे लोग, खास तौर से जो सनातन विरोधी हैं, जो दिन रात मनुस्मृति को गाली देते हैं, उन्होंने दरअसल मनुस्मृति के बारे में कुछ जानने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश भी नहीं की है। भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जाति व्यवस्था पर नहीं। दोनों का अंतर समझिए। वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था एक मोबाइल डायनेमिक व्यवस्था थी जो गतिशील थी, यानी एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में जा सकते हैं। जाति व्यवस्था एक जड़ व्यवस्था है जिसमें मोबिलिटी नहीं है, गतिशीलता नहीं है। और दोनों का उससे बड़ा अंतर आप ये समझिए कि वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती है कि किस वर्ण में आप हैं आपके कर्म से, और कर्म ऐसी चीज़ है जो आप खुद अर्जित करते हैं। वो कोई आपको दे नहीं सकता। कोई जो है दैवीय चमत्कार भी नहीं दे सकता, न कोई आपका बड़े से बड़ा हितैषी दे सकता है। वो कर्म आपको खुद अर्जित करना पड़ता है। और जाति व्यवस्था ऐसी है जहाँ आप का स्थान तय होता है आपके जन्म से, जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप ये तय नहीं कर सकते दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी कि वो किस परिवार में, किस घर में जन्म लेगा, किस जाति में जन्म लेगा या किस धर्म और मजहब में जन्म लेगा। तो जो हमारे वश में नहीं है उसको हमने स्थायी मान लिया, और जो हमारे वश में है उसको छोड़ दिया। आज जो हमारे देश की समस्या है उसका आधा कारण यही सोच है कि हमने एक साइंटिफिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर एक अनसाइंटिफिक व्यवस्था को अपना लिया। किसी के जन्म से आप किसी के भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रोफेशन से, उसके कर्म से तो तय किया जा सकता है कि उसे कहाँ होना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था आपके कर्म से, आपके प्रोफेशन से तय होती थी, और ये वर्ण व्यवस्था जैसे जैसे जड़ होती गई वो जाति में बदल गई। जाति में बदल गई तो फिर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रह गई, तो बेहतर होने की, आगे बढ़ने की ये लालसा भी धीरे धीरे कम हो गई। और फिर एक तरह से कुछ जातियों को अपमान सूचक बना दिया गया कि अगर आप इस जाति में पैदा हुए हैं, आप अपमानित होने के लिए अभिशप्त हैं। अब कोई व्यक्ति ये नहीं तय करता कि वो किस जाति में पैदा हो, उसमें उसका किसी तरह का कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको दोषी ठहरा दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये प्रश्न होगा, इससे पहले भी बहुत से लोगों के सामने प्रश्न रहा होगा। इस स्थिति को बदलें कैसे? समाज में इस परिवर्तन के बिना समाज को आगे ले जाना, देश को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमारी जो सनातन संस्कृति का इतिहास है 10,000 साल का या उससे ज़्यादा का, उसमें हमारी सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक संरचना जो है जाति पर आधारित नहीं थी। इसलिए हम इतनी तरक्की कर सके, इसलिए हम इतना विकास कर सके, इसलिए इतना आगे बढ़ सके, नए नए तरह के अनुसंधान कर सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे जीवन के दूसरे क्षेत्र हों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तोड़ने की बजाय
एक नई संरचना रचने की कोशिश की और उसी कोशिश के तहत उन्होंने 2 वर्गों का निर्माण कर दिया है, पुरानी व्यवस्था को तोड़े बिना। पुरानी व्यवस्था को तोड़ने की अगर आप बात करेंगे, उसको बदलने की बात करेंगे, तो एक तो उस जकड़न को तोड़ना बहुत कठिन है, और तोड़ने की बात करते ही आप पर संकट का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपकी नीयत कोई नहीं देखेगा। आप शुरुआत होगी आपकी नीयत पर शक से कि आपकी नीयत बुरी है, इसलिए आप ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने वो रास्ता अपनाया ही नहीं, उस रास्ते पर गए ही नहीं। उन्होंने उस व्यवस्था को जो चल रही थी, जो चल रही है, उसको कमज़ोर करने की भी कोशिश नहीं की कि किसी को उनकी नीयत पर शक उठाने का मौका मिले। तो उन्होंने 2 नए वर्गों का निर्माण किया, और ये 2 नए वर्ग हैं महिला और युवा। अब आप देखिए, ये दोनों वर्ग और जाति का अंतर समझिए। वर्ग जो है कास्ट न्यूट्रल है। महिला किसी भी जाति की हो सकती है, युवा किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप जाति में जाते हैं, विभाजन शुरू हो जाता है, अलगाव शुरू हो जाता है, बिखराव शुरू हो जाता है। वर्ग में जब तक रहते हैं तब तक समरसता रहती है, सामंजस्य रहता है, एकता रहती है। आप महिला को एक वर्ग के रूप में संबोधित करेंगे, उसके लिए नीतियां कार्यक्रम बनाएंगे, तो वो उसको जाति के खांचे से या जाति के चश्मे से नहीं देखेंगे। वो उस वर्ग की भलाई के चश्मे से देखेंगे, या इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि जितनी हमारी अपेक्षा है उतना नहीं हो रहा है। यही बात है युवा वर्ग की। युवा वर्ग किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, सबसे बड़ा आकांक्षी वर्ग होता है। नया नया खून होता है, आकांक्षाएं बहुत होती हैं, आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहता है। उसको अगर आप जाति में बांटकर पहले से ही तय कर देंगे कि ये योग्य है, ये अयोग्य है, तो फिर आपने एक बड़े वर्ग का विकास तो वहीं पर रोक दिया। और वर्ग में उसको रखकर देखिए, तो वो युवा वर्ग है, इतना ही उसकी पहचान अगर हो तो उसके लिए सारा आसमान खुला हुआ है। सब कुछ भी हासिल करने की उसको छूट है, क्षमता है। अगर आप तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसका जाति से, या उससे ज़्यादा मैं कहूँ, उसके जन्म से कोई लेना देना नहीं। वो क्या कर रहा है, क्या किया है, क्या अर्जित किया है, उसने अपने परिश्रम से क्या अर्जित किया है, इससे तय होगा समाज में उसका स्थान क्या होगा। और प्रधानमंत्री ने हमारे देश में जो राज्य, मैं तो मानता हूं कि बिहार को बदनाम किया गया, जिस राज्य के बारे में माना जाता है कि जाति व्यवस्था की जकड़न में सबसे ज़्यादा जकड़ा हुआ है। जैसे चुनाव आता है, ये लेख लिखे जाने शुरू हो जाते हैं, मीडिया में, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह बहस होती है कि बिहार के चुनाव तो जो है जाति से तय होते हैं। ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा मिथक है, और ये बिहार के लोगों का अपमान है कि वो जाति से ऊपर सोच ही नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार के लोग हों या किसी प्रदेश के लोग हों, वो जाति के बारे में नहीं सोचते या जाति के आधार पर कुछ फैसले नहीं करते, लेकिन वो केवल जाति के ही आधार पर हर परिस्थिति में फैसला करते हैं। ये इस नतीजे पर पहुंचना, ये पूरे समाज का अपमान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको साथ मिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, दोनों ने मिलकर ये साबित किया कि आप जाति से ऊपर उठकर वर्ग की बात कीजिए। वर्ग की बात करते ही जाति की जकड़न खत्म नहीं होती, ढीली पड़ जाती है। फिर लोग जाति की बात नहीं करते। ये महिलाओं को जो उद्योग के लिए धन मिला है सरकारी योजना के तहत 10,000 रुपये, ये उनकी जाति देखकर और उनका मजहब धर्म देखकर नहीं दिया गया है। किसी से नहीं पूछा कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी जाति क्या है, तब मिलेगा पैसा। तो ये हो गया लेवल प्लेइंग फील्ड, कि आपके जन्म से तय नहीं हो रहा है कि आप कितने के हकदार हैं कि नहीं हैं। इसी तरह से आप केंद्रीय योजनाओं को देखिए, जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुई। वो चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, शौचालय की योजना हो,
प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, आप एक एक करके योजनाओं का नाम लेते जाइए। जन धन मोबाइल की योजना हो, लोगों के बैंक खाते खोल, किसी बैंक में किसी मैनेजर या किसी छोटे से भी कर्मचारी ने जो बैंक में खाता खुलवाने गया उससे पूछा क्या कि तुम्हारी जाति क्या है, पहले ये बताओ, तब ये तय करेंगे कि तुम्हारा खाता खुलेगा कि नहीं। तो एक चुपचाप, ये एक तरह की मैं मानता हूं कि सामाजिक क्रांति है जो सतह पर चुपचाप हो रही है। ये हो पा रही है इसलिए कि इसमें व्यवधान पैदा करने वालों की अभी तक एंट्री नहीं हुई है, और उससे बड़ी बात है उनको मौका नहीं मिला है। योजना में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है जिससे आरोप लगाया जा सके कि आप इस जाति के लोगों के साथ या इस मजहब धर्म के लोगों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। जब कोई भी सामाजिक व्यवस्था, और उससे बड़ी बात है कि कोई भी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था जब पारदर्शी होती है, भेदभाव रहित होती है, तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो ये जो दो वर्ग उन्होंने बनाए हैं बिना जाति को तोड़े, तो इसको साबित करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए उन्होंने बिहार को चुना। और फिर कह रहा हूं कि उनको नीतीश कुमार जैसा साथी मिला। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं, जो दो बड़ी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं, भाजपा का समर्थन कर रही हैं, वो सत्ता के लिए हैं। ये मेरा मानना है कि स्थिति का सरलीकरण है, अति सरलीकरण है, और इन दोनों नेताओं के विवेक का अपमान है। सत्ता तो इनको दूसरे खेमे में भी मिल सकती थी, ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते थे, आज जो मिला है उससे ज़्यादा हासिल कर सकते थे अपने प्रदेश के लिए, अपना राजनीतिक रसूख और ज़्यादा बढ़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदी जिस रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं वो एक नए समाज के निर्माण का रास्ता है, राष्ट्र के विकास का रास्ता है। जो हम आज़ादी के 100वें साल पर जो है विकसित देश बनने का सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने का रास्ता है। सत्ता इधर भी है, सत्ता उधर भी है। इधर जो है कई पीढ़ियों के बारे में सोचा जा रहा है, उधर सिर्फ आज के लिए और अभी के लिए सोचा जा रहा है। ये फर्क है। तो जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं और उसमें अच्छे लोगों का, जो आपकी नीयत को समझ रहे हों, उनका साथ मिलता है, तो वो उस काम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वही हो रहा है। बिहार का ये जनादेश जो है वो इसी बात का संकेत है कि बिहार के लोगों का, और दूसरे प्रदेश के लोगों के बारे में भी कह रहा हूं कि ये इस तरह से अपमान करना बंद कीजिए कि वो जाति से ऊपर कभी उठ ही नहीं सकते। वो देश हित के बारे में नहीं सोच सकते, वो समाज हित के बारे में नहीं सोच सकते, वो व्यापक राष्ट्रीय हित की बात नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। ये दिखाया है बिहार के इस जनादेश ने। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में देख चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश की स्थिति या उत्तर प्रदेश के बारे में भी धारणा कमोबेश यही थी। 2014 से जो शुरुआत हुई वो 2017 में मेरा मानना है कि अपने शिखर पर पहुंची और उस शिखर पर बनी हुई है। 2024 में जरूर उसको एक झटका लगा, लेकिन ऐसे लंबे सफर में बीच बीच में व्यवधान आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे। आपको उनसे लड़ना और उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो बिहार का जो जनादेश है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले कई महीने से कह रहा हूँ कि केवल एक राज्य में सरकार बनाने या किसी को सत्ता में लाने का जनादेश नहीं है। ये चुनाव देश के समाज की संरचना को बदलने की दिशा में उठाए गए कदम की ओर आगे बढ़ने का जनादेश है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों का समर्थन है। ये देश के लोगों को, आम लोगों को, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, पिछड़े हैं,
जिनको विशेष अवसर की ज़रूरत है उनकी सहायता के लिए किए जा रहे कामों को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये 10,000 से महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में आकर वोट दिया है और एनडीए को वोट दिया है, ऐसा नहीं है। वो 20 साल से देख रही हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। जब ये दो पार्टियां साथ होती हैं तो करती क्या हैं, और उस 20 साल का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है, और ये फैसला लगातार कर रही हैं वो। जब जब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड बिहार में साथ आते हैं, महिलाओं का समर्थन का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो बात यह है कि इन दोनों की नीयत पर भरोसा है, नेतृत्व पर भरोसा है, इसके कारण ये जनादेश आया है। और जो विपक्षी दल हैं उनको क्या कहें, उनकी मति इस कदर भ्रष्ट हो गई है कि उनको जो सामने है वो दिखाई नहीं दे रहा है, या वो देखना नहीं चाहते हैं, या वो अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। देश एक बड़े परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो जैसे रोड रोलर और बुलडोज़र कुचलता है और ध्वस्त करता है, वैसे ध्वस्त हो जाएंगे। देश और इस देश का समाज अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। उसकी महत्वाकांक्षा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसके पास आज जो है वो उससे बेहतर चाहता है। उसका जो वर्तमान है वो चाहता है कि उसका भविष्य उससे अच्छा हो। उसकी आज की वर्तमान पीढ़ी जो जिस स्थिति में है वो चाहता है कि उसकी भावी पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो। और उसको समझ में आ रहा है कि इस दिशा में कौन काम कर रहा है, कौन सोच रहा है, कौन योजनाएं बना रहा है। तो जब ये वर्ग बनकर, महिला और युवा जब वर्ग बनकर समाज में आते हैं सामने, तो एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और ये नई ऊर्जा ही समाज को और देश को बदलती है। इस बदलाव का हमेशा हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, सकारात्मक प्रभाव होता है। ये नकारात्मकता के रास्ते पर कभी जा ही नहीं सकती। लेकिन ये समझने के लिए भी आपको एक सामान्य समझ की ज़रूरत होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन सेंस, हिंदी में कहते हैं सहज बुद्धि। अगर उसका अभाव है आप में, तो आप ये परिवर्तन नहीं देख पाएंगे। तब आप छिद्रान्वेषण पर आ जाएंगे कि इसमें ये कमी है, ये नीयत खराब है, ये गलत तरीके से हुआ है। तो आपको अपने को जस्टिफाई करना है, अपनी नाकामी को जस्टिफाई करना, या बल्कि कहे उसका बचाव करना है। तो वो करने का एक ही तरीका है कि दूसरे पर दोषारोपण करें। यही हो रहा है चुनाव दर चुनाव पिछले कुछ समय से। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गईं, 303 से 240 पर आ गई। भाजपा के किसी एक नेता ने नहीं कहा कि ये इस चुनाव में बेईमानी हुई, धांधली हुई। लेकिन उसके बाद से जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें हारने वालों ने यह कहना शुरू कर दिया। इस दौरान जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से महाराष्ट्र का है, हरियाणा का है, उसके अलावा झारखंड का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, और अब बिहार का विधानसभा चुनाव। 6 चुनाव हुए। झारखंड में बीजेपी हार गई, लेकिन आप एक भी भाजपा नेता का बयान नहीं दिखा सकते कि वो कहे कि झारखंड के चुनाव में बेईमानी हुई, वोट चोरी हुई। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, किसी भाजपा नेता ने ये नहीं कहा कि वोट चोरी हुई, चुनाव में धांधली हुई। जो लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, जो अपनी अक्षमता को ढकना चाहते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन इन सब ये तात्कालिक बातें हैं, इनका असर नहीं पड़ता। जो काम नरेंद्र मोदी और उनके साथी मिलकर कर रहे हैं, जिस तरह से समाज को परिवर्तन के रास्ते पर ले जा रहे हैं, और फिर कह रहा हूं बिना विध्वंस के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना आपस में वैमनस्य पैदा किए, केवल सकारात्मक बातें और सकारात्मक रास्ता और सबके भले का रास्ता दिखाकर। सबका विकास तो सबके साथ ही हो सकता है, और बिहार ने ये साबित किया है कि असंभव कुछ भी नहीं है।
बड़े से बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं अगर आपकी नीयत ठीक हो, आपका लक्ष्य सही हो। तो बिहार के चुनाव के नतीजे को आप इस दृष्टि से देखिए, केवल एक पार्टी के या एक गठबंधन के जीतने से या दूसरे के हारने की दृष्टि से मत देखिए, वो बहुत तात्कालिक बात है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, आज ये पार्टी जीती, कल दूसरी पार्टी जीती। लेकिन आप ये देखिए कि लोगों की सोच क्या है, लोग अपेक्षा क्या करते हैं राजनीतिक दलों से, सरकारों से। तो आपको पता चलेगा कि लोगों की जो अपेक्षा है वो पूरी तरह से रचनात्मक है, समाज और देश दोनों के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा, मेरा मानना है कि उसने एक बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी है। अब आगे इस नींव पर बड़ी अट्टालिका खड़ी करने की ज़रूरत है, और वो तभी हो पाएगा जब जिस तरह से बिहार के लोगों ने, आम लोगों ने फैसला किया है, आम मतदाता ने फैसला किया है, देश के दूसरे राज्यों में भी होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। और मैं तो बहुत आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। उसकी गति कभी धीमी कभी तेज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा ज़रूर। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।